Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, the rise of nationalism in Europe. यूरोप जैसा कि हम जानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है. यहाँ पर मैप दे रखा है यूरोप का, जिसमें फेमस कंट्रीज़ अगर हम देखें तो यहाँ फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, बहुत सारे नेशंस हैं और नेशंस की साइज़ जो है बहुत छोटी है. लेकिन अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो ये नेशंस आज बहुत डेवलप्ड है और वर्ल्ड में डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो इन्हीं नेशंस ने स्टार्ट किया है. इन नेशंस को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि दे आर कॉलोनियल कंट्रीज़. कॉलोनियल कंट्रीज़ इट मीन्स दीज कंट्रीज़ हैव मेड कॉलोनीज इन अनदर नेशंस. दे रूल ओवर द अनदर नेशंस एंड मेक अ वेरी डेवलप्ड नेशन. इस नेशन में हम जो पढ़ेंगे मेनली वो फ्रांस के बारे में है और फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे. लेसन पढ़ने से पहले मैं इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं इसकी वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन पूरा एक्सप्लेन करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स. सबसे पहले आती है रिपब्लिक. रिपब्लिक जैसा एक कॉमन वर्ड है, हमने सुना हुआ है. रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र. इट मीन्स ए स्टेट वेयर ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री. इट बिकेम रिपब्लिक इन 26 Jan 1950. Before it was not republic. Why? Because Britishers were ruled here. So we were not republic. वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हुए, जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तब वो रिपब्लिक और सॉवरेन बने. नेक्स्ट आता है सोशलिज्म. इट इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी और सिस्टम और ए मूवमेंट बाय विच द पीपल डिमांडेड इक्वलिटी एंड द गवर्नमेंट गिवन अस इक्वलिटी बाय द वर्ड सोशलिज्म. अगर हम इंडिया का भी प्रियम्बल देखते हैं तो उस प्रियम्बल वर्ड में सोशलिज्म वर्ड आएगा. उस सोशलिज्म वर्ड के तहत गवर्नमेंट ने क्या दिया हमको? इक्वलिटी, इक्वल पावर्स दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, इक्वल सिस्टम दिया. तो इसका मतलब है सोशलिज्म, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, फ्रांस की बात भी करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, कि लोगों ने इस वर्ड को इक्वलिटी के लिए यूज़ किया. नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट मोनार्की. इट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट its power and responsibility not in the people but in a one person. It means only one person has all powers and responsibility. The powers are not divided. For example, in France, Louis XVI had all the powers. आज चाइना में हम देखें तो चाइना भी एक डिक्टेटर की तरह है. सारे पावर्स वहाँ जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसी के हाथ में है. उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, जो वो चाहे वही कर सकता है. ऐसा ही सिस्टम पहले सारे कंट्रीज़ में चलता था. एब्सोल्यूट मोनार्की थी. जैसा कि फ्रेंच में बात करें तो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी और बर्बन डायनेस्टी के पास ही सारे पावर्स थे. जैसा कि हमने देखा वहाँ 3 स्टेज है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज. तो थर्ड स्टेज जो थे वो कॉमन पीपल थे और उन पर ये एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी पीपल थे, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज वाले, ये रूल करते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे. नेक्स्ट आता है नेशन स्टेट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेशन स्टेट. नेशन स्टेट का मतलब ए स्टेट विच हैज़ कॉमन फीलिंग्स. इट मीन्स ए होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द कॉमन कल्चर, द कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कास्ट. तो ये जब कॉमन होता है तो लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आती है कि ये मेरा है. तो इस फीलिंग्स को रेज करने के लिए नेशन स्टेट बनाए गए. सारे कंट्रीज़ के अंदर जो सेम फीलिंग्स होती है तो वो नेशन स्टेट होता है. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब यही प्रॉब्लम आई कि नेशन स्टेट डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी ट्रेडिशंस है. तो हमने नेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही क्या बना दिए? स्टेट्स बना दिए. जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है. तो ये सब नेशन स्टेट बने क्योंकि इनकी होमोजीनियस फीलिंग्स हैं. नेक्स्ट, नेशनलिज्म. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति. देशभक्ति यानी कि जब तक देश के प्रति आपकी भक्ति नहीं होगी, आप देश के लिए नहीं सोचते हैं, तब तक देश हित में आप काम नहीं कर सकते. आज जो हमारी आर्मी है, आज आर्मी बॉर्डर पर
दिन और रात वहाँ पर हमारी रक्षा करती है, इस देश की रक्षा करती है। वाई? बिकॉज दे आर फुल ऑफ पेट्रोटिज्म, दे हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स पहले नहीं थी, लोगों के अंदर रेज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? इंडिपेंडेंस चाहिए थी, हमें रिवोल्यूशन करना था, हमें जो मोनार्की सिस्टम था उससे फिनिश करके और क्या लाना था? डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना था। तो इस फीलिंग्स की स्टार्टिंग जो हुई थी वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे 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 सारे कंट्रीज में ये स्प्रेड हुई। और इसको फैलाने का काम किसने किया? मेन लीडर्स थे, कुछ लीडर्स थे, उन लोगों ने फैलाया। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने दोहे के थ्रू, गानों के थ्रू लोगों में ये फीलिंग्स को रेज किया। नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेसी। ये वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि द हायर क्लास ऑफ पीपल, जो सुप्रीम लोग थे, जो रैंक में सुप्रीम थे, वेल्थ में सुप्रीम थे, इंटेलेक्ट में सुप्रीम थे, इन लोगों को कहा गया था एरिस्टोक्रेसी। जैसा कि फ्रांस के अंदर जो 3 ग्रुप थे, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि क्लर्जी और नोबल्स, जो दोनों ही ग्रुप एरिस्टोक्रेसी कहलाते थे बिकॉज दे वर यूजिंग द ऑल फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सफरेज। This was a movement which was started by the common people. Why? Because at that time the men and women both were not equal. All the men have not rights to give the vote. So people have started this movement, and by this movement we got the universal adult franchise system. By this the people of 18 years and above have right to give the vote. After this movement we have this right, and now we are giving our votes and elected the government. यूटोपिया। यूटोपिया एक इमेजिनेशन वर्ड है जिसमें जो पॉइंट है वो ये सोचता है कि मेरा स्टेट बहुत शानदार है, यहाँ ऑल फैसिलिटीज़ है, यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। ये रियल में देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ की इमेजिनेशन नहीं करेंगे वो होगा कैसे? तो उस समय जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन लोगों ने ये इमेज किया कि हमारा स्टेट ऐसा होना चाहिए जिसे हम कहें परफेक्ट स्टेट, जहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं हो। इसीलिए उस समय जो फ्रेडरिक सोरी जो पेंटर था, राइटर था, उसने 4 पेंटिंग्स भी बनाई उस बेस पर कि हाँ ऐसा स्टेट होना चाहिए। इमेजिनेशन किया उन्होंने, तभी तो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि हमारा देश ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वर्ड बहुत पॉपुलर है। कंजर्वेटिव अगर हम देखें तो छोटी सोच का व्यक्ति, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव। तो ऐसा ही हुआ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उस समय वहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी होने के बाद 10 ईयर्स ही रही और 1799 में वापस नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और वो रूल करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे चेंजेस लेके आया। वो चेंजेस दूसरे कंट्रीज़ को अच्छे नहीं लगे। क्यों? बिकॉज दैट कंट्रीज वर कंजर्वेटिव्स। तो उनकी जो फीलिंग्स थी उसे कहा गया कंजर्वेटिज्म। और जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में, नेपोलियन बोनापार्ट को मारा और उसके बाद वापस ये जो नेशन थे कंजर्वेटिव्स, इन नेशंस ने फ्रेंच में वापस मोनार्की सिस्टम को लागू कर दिया बिकॉज दे डू नॉट वांट एनी चेंज। जो चेंज नहीं चाहते, जो पुराना चला हुआ आ रहा है उसी को अडॉप्ट करते हैं, उसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक्चुअल में एक एम्पायर था अरब कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर खलीफ लोग रहते थे। खलीफ की 2 स्पेलिंग है, CALIPH और KHALIPH। इसका मतलब होता है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम के स्पिरिचुअल हेड होते हैं, जो मुस्लिम को शिक्षा देते हैं, वो उनके गुरु, उनको वो खलीफ कहते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो ऑटोमन एम्पायर को दे दी कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ और सारे जो हर्जाना है वो तुम्हें भुगतना है। उनके पावर स्नैच कर लिए थे, तो वो था ऑटोमन एम्पायर। और उनके पावर्स को वापस रीस्टोर करने के लिए भी बहुत सारे मूवमेंट हुए। जैसे इंडिया के अंदर भी मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, जो अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इट मीन्स अ डायरेक्ट वोट इन विच द गवर्नमेंट आस्क्स टू पीपल कि एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दिस प्रपोजल। ऐसा पॉसिबल कहाँ हो सकता है? जहाँ पर छोटा स्टेट हो, तो वहाँ डायरेक्ट वोटिंग हम करवा सकते हैं और लोगों से डिमांड कर सकते हैं कि क्या ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट है या नहीं है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा नेशन है। तो जहाँ छोटे छोटे नेशंस है वहाँ पर ये सिस्टम एक्सेप्ट किया जा सकता है कि लोगों से ही मांग लेते हैं कि ये कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए।
Next, allegory. Most important word in this chapter. Allegory, it means जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस समय लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को रेज करने के लिए कुछ चाहिए था, तो क्या करें? तो उस समय क्या लेके आए? एलिगोरी लेके आए. एलिगोरी का मतलब ए लिटरल और सिंबॉलिक वर्ड, सिंबॉलिक थिंग दैट कैन रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंस. जैसे इंडिया में हम लेके आए भारत माता की पोर्ट्रेट लेके आए, प्लस साथ में हम नेशनल सॉन्ग भी लाए, नेशनल एंथम भी लाए, नेशनल फ्लैग भी लाए, तो ये एलिगोरी थी. वैसे ही जर्मनी के अंदर वो लेके आया था जर्मीनिया, जो एक पोर्ट्रेट थी भारत माता की तरह. फ्रांस के अंदर लाए मरीन. तो ये जो चीज़ें थी वो उन्होंने यूज़ की किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए. नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म was a movement, cultural movement which was spread by the leaders of that area. उस एरिया के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने जो एफर्ट्स किए रिवोल्यूशंस के लिए, उसको कहा गया रोमांटिसिज्म. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे उन्होंने गाने गाए, दोहे लिखे, बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर्स लिखे, और उसके थ्रू लोगों के अंदर क्या नेशनलिज्म की फीलिंग्स को रेज किया. तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को रेज करने के लिए जो सिस्टम एक्सेप्ट किया, उस सिस्टम को कहा गया रोमांटिसिज्म. थैंक यू वेरी मच. ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे जो इस चैप्टर में आपके काम आएंगे. आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है और लिखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे